हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आपके लिए टॉप एमसीक्यूज लेकर के आए हैं, जो कि आपका है थर्ड पार्ट ईएसआईसी की प्रिपरेशन को लेकर के। तो जो बच्चे ईएसआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका अभी अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर के लिए एग्जाम जो देने जा रहे हैं, उनके लिए वीडियो जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे और सीखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द अनदर नेम फॉर लेप्रोसी इज। लेप्रोसी की अगर हम बात करें, लेप्रोसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? लेप्रोसी को हिंदी में अपन बोलते हैं कुष्ठ। क्या बोलते हैं? कुष्ठ बोलते हैं। कुष्ठ डिजीज बोलते हैं। ठीक है, और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? माइको बैक्टीरियम लेप्रे। इसको अपन कुष्ठ डिजीज बोलते हैं और इसका पॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, जिसमें क्या हो जाता है? व्हाइट कलर के स्किन डिस्कलरेशन हो जाता है। इसके अलावा आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है। स्किन का जो सेंसेशन है वो लॉस हो जाता है। इसके अलावा इसमें क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी हो जाती है। क्लो हैंड डिफॉर्मिटी हो जाती है, मतलब हाथ की जो उंगलियां हैं वो इस तरीके से मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि किसके द्वारा कॉज किए जाते हैं? माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा कॉज किए जाते हैं। और इस बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? हैंसन ने डिस्कवर किया था। इस वजह से लेप्रोसी को जो दूसरे नाम से जाना जाता है वो है आपका हैंसन डिजीज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैंसन डिजीज लेप्रोसी का दूसरा नाम है, जिसका ट्रीटमेंट के लिए आपने पढ़ा होगा एमडीटी खाओ कुष्ठ मिटाओ। अमिताभ बच्चन साहब का बहुत बड़ा बड़ा ऐड आता है टीवी में। ठीक है, काफ़ी बार आता है, रिपीटेड ऐड आता है। एमडीटी खाओ कुष्ठ मिटाओ। एमडीटी का मतलब मल्टी ड्रग थेरेपी। एमडीटी का मतलब क्या होता है? मल्टी ड्रग थेरेपी। तो इसमें कई सारी ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है। उन ड्रग्स के कॉम्बिनेशन को देख करके हम इस माइकोबैक्टीरियम लेप्री को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर स्किन सेंसेशन का लॉस होता है। इसके अलावा व्हाइट कलर के स्पॉट हो जाते हैं, मतलब स्किन डिस्कलरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? स्किन डिस्कलरेशन हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई मरीज ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं हमारे सोसाइटी में बीच में, जिनके चेहरे पर या हाथों पर सफ़ेद कलर के धब्बे होते हैं। ठीक है, तो वो धब्बे हो सकता है कुष्ठ की वजह से बने हुए। कुष्ठ होने के बाद जब रिकवर हो जाता है पेशेंट, तो उनके अंदर भी इसी तरीके के स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस डिजीज को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? इस बैक्टीरिया के बारे में किसने पता लगाया था? हैंसन ने पता लगाया था। इस वजह से इस डिजीज को हैंसन डिजीज के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? एंडरसन डिजीज की बात करें तो एंडरसन डिजीज जो है वो एक इनहेरिटेड डिजीज है। कैसी डिजीज है? इनहेरिटेड डिजीज है, आनुवांशिक बीमारी है, जिसमें क्या होता है? अनेबल टू एब्जॉर्ब फैट एंड विटामिन फ्रॉम फूड। मतलब खाना हम जो खाते हैं, उस खाने में जो भी फैट प्रेजेंट है, जो भी विटामिन प्रेजेंट है, उस फैट और विटामिन का एब्जॉर्प्शन करने की जो पावर है वो खत्म हो जाती है, वो नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इनहेरिटेड डिजीज है, तो उस तरीके के जो जीन्स है वो डेवलप नहीं होते कि आपके फूड से फैट को और विटामिन को एब्जॉर्ब करने वाले सेल्स को डेवलप कर सकें। तो उस डिजीज को अपन जानते हैं एंडरसन्स डिजीज के नाम से कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चागास डिजीज। चागास डिजीज जो है वो ट्राइपेनोसोमिया की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? ट्राइपेनोसोमिया की वजह से होती है। ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी।
ये एक डिजीज, एक स्पेसीज है क्रूजी, इसकी वजह से ये डिजीज होती है। तो ट्राइपेनोसोमा जो होता है वो इसका कॉजेटिव एजेंट होता है, ठीक है। और ट्रिपेनोसोमा क्रूजी की वजह से ये डिजीज होती है, ट्राइपेनोसोमिया डिजीज होती है, जो कि एक प्रकार की स्लीपिंग सिकनेस है। इसमें पेशेंट के अंदर क्या होता है, जॉइंट पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, मसल्स वीकनेस होती है, ठीक है। और इसके अलावा ओरिएंटेशन डिसओरिएंटेशन होता है, कंफ्यूजन होता है, डिसओरिएंटेशन एंड कंफ्यूजन। इसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट स्लीपिंग कंडीशन में रहता है, ड्राउजी कंडीशन में रहता है, पेशेंट सोता रहता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको अपन बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस भी इसको अपन कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है, चागास डिजीज बोलते हैं इसको अपन। और उसके बाद जो आपका लास्ट ऑप्शन बचता है स्लिम डिजीज। तो स्लिम डिजीज जो है वो अभी पहले वर्ड यूज किया जाता था, नाउ ए डेज इस वर्ड को यूज नहीं किया जाता है। और ये जो डिजीज है वो किसके लिए यूज की जाती थी, एड्स के लिए यूज की जाती थी। और एड्स को स्लिम डिजीज के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि ये जो वर्ड है साउथ अफ्रीकन नेम है, ठीक है, अफ्रीकन नेम है। और एड्स जब होता है तो उसमें सीवियर क्या होती है, सीवियर मसल्स वास्टिंग होती है। क्या होती है, सीवियर मसल्स वास्टिंग होती है, मतलब व्यक्ति की जो मसल्स होती हैं वो उनका डैमेज होने लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो पतला हो जाता है, सूख जाता है, ठीक है, कमजोर हो जाता है। तो उसकी वजह से उसको क्या नाम दिया, स्लिम डिजीज नाम दिया। स्लिम का मतलब होता है पतला, तो उसको आधार बना करके इस डिजीज को क्या नाम दिया गया है, स्लिम डिजीज नाम दिया गया है। तो स्लिम डिजीज जो है वो किसके लिए यूज की जाती थी, वर्ड्स एड्स के लिए यूज की जाती थी। और किस वजह से यूज की जाती थी, क्योंकि इसमें सीवियर मसल्स बास्टिंग होती थी, जिस वजह से इसको नाम दिया गया था। लेकिन नाउ ए डेज जो ये वर्ड है उसको अपन मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंतर्गत इस वर्ड को हम रेयरली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अदर नेम है। तो स्लिम डिजीज जो है वो एड्स के लिए यूज की जाती थी, चागास डिजीज जो है वो ट्रिपेनोसोमिया के लिए यूज की जाती थी, ठीक है। एंडरसन डिजीज जो है वो आपकी इनहेरिटेड डिजीज है, जिसमें फैट एंड विटामिन के एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी होती है पर्सन की वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा हैंसन डिजीज जो है वो आपके किसके लिए यूज की जाती है, आपके लेप्रोसी के लिए यूज करते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन चारों ऑप्शन को हमने समझा है, हर एक ऑप्शन का मतलब हमने समझा है। तो यहाँ पर आपके 4 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है, आंसर ए हैंसन डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ। न्यूरल ट्यूब जो होता है वो किस एलिमेंट्स की कमी की वजह से होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता क्या है कि जो चाइल्ड होता है, फीटस, बच्चा जब ग्रो करता है, फीटस जब एम्ब्रियो के यूट्रस के अंदर जब डेवलप होता है तो उसकी जो न्यूरल ट्यूब डेवलप होती है, ठीक है। तो न्यूरल ट्यूब जो डेवलप होती है, अगर बॉडी के अंदर किसकी कमी हो जाती है, फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। फॉलिक एसिड जो है वो हमारा क्या है, विटामिन B9 है, जिसको कि अपन और क्या बोलते हैं, फॉलेट भी बोलते हैं। तो फॉलेट या फॉलिक एसिड जो है वो हमारा विटामिन B9 है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आ जाते हैं, जिसमें क्या आ जाता है, आपके स्पाइना वाइफिडा आ जाता है, ठीक है, या फिर एनेंसेफेली। इस तरीके के डिफेक्ट हमको बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं अगर मदर की बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर हमारा फर्स्ट आंसर है फॉलिक एसिड। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम जो है वो आपके बोन, बच्चे के बोन और टीथ के डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली इसका जो रोल है वो न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट में नहीं है, इसलिए आपका आंसर ये नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें नियासिन एंड राइबोफ्लेविन, तो नियासिन और राइबोफ्लेविन जो है वो आपके विटामिन B3 एंड राइबोफ्लेविन जो है वो आपका विटामिन B2, ठीक है, ये आपके विटामिन हैं। और इनका जो रोल होता है वो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, एनर्जी प्रोडक्शन, इनसे रिलेटेड इनका रोल है। और न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट में इनका कोई रोल नहीं है। इनका किसका रोल आता है न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट में, फॉलिक एसिड का। तो अगर मदर प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसके अंदर फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो जो बच्चा बनता है उसके न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट आने की संभावनाएं होती है, ठीक है। तो इसलिए सप्लीमेंट के रूप में जब प्रेगनेंसी होती है तो फॉलिक एसिड्स की टैबलेट मदर्स को दी जाती हैं ताकि बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की पॉसिबिलिटीज को कम किया जा सके। क्लियर है।
तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। आंसर है आपका सिंपल फॉलिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय टिक। निम्न में से कौन सा वायरल इन्फेक्शन है जो कि टिक के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, टिक जो होता है वो टिक बोल देते हैं या माइट बोल देते हैं, जैसे हमारे बिस्तरों में रहते हैं खटमल होते हैं, ठीक है, या जुएं होती हैं, इस तरीके के जो क्रिएचर्स होते हैं, जो प्राणी होते हैं, वो कुछ वायरस को कैरी करते हैं और जब वो वाइट करते हैं हमारी स्किन को, तो वो वायरस जो होते हैं वो हमारी स्किन के अंदर स्किन बाइट के दौरान हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं और वो डिजीज करते हैं। ठीक है, तो अब इनमें से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय टिक। निम्न में से कौन सा वायरल इन्फेक्शन है जो कि टिक के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका जापानीज एंसेफेलाइटिस, दूसरा है आपका डेंगू फीवर, तीसरा है कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज एंड चौथा है आपका येलो फीवर। ठीक है, तो जापानीज एंसेफेलाइटिस की बात करें तो जापानीज एंसेफेलाइटिस जो होता है वो ट्रांसमिटेड बाय किसके द्वारा होता है, ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर, क्या है इसका, क्यूलेक्स। कौन से मच्छर के द्वारा फैलता है, क्यूलेक्स के द्वारा फैलता है। डेंगू फीवर एंड येलो फीवर जो है वो आपका किसके द्वारा फैलता है, एडीज एजिप्टाई। किस मॉस्किटो के द्वारा फैलाया जाता है डेंगू एंड येलो फीवर, वो आपका है एडीज एजिप्टाई। जापानीज एंसेफेलाइटिस जो है वो आपका फैलाया जाता है किसके द्वारा, क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा। और बचा कौन सा आपका क्वेसनर फॉरेस्ट डिजीज जो है वो एक टिक बाइट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, टिक बाइट की वजह से होता है। क्लियर है, तो ये जो इन्फेक्शन है ये इसमें क्या होता है, इसमें हेमरेजिक फीवर आता है। क्या आता है, हेमरेजिक फीवर, हेमरेजिक फीवर आता है। हेमरेजिक फीवर और किस में आता है, हेमरेजिक फीवर आता है आपके डेंगू में भी आता है। डेंगू का कॉम्प्लिकेशंस क्या है, डेंगू शॉक सिंड्रोम, पेशेंट की डेथ हो जाती है। फाइनल जो मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशंस है, जो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस है, वो क्या है इसका, डेथ। डेंगू के अंदर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि हेमरेजिक फीवर होता है। हेमरेजिक फीवर क्या होता है कि इस फीवर में जो आपका ब्लड होता है, ब्लड वेसल से लीक करके आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में या एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में जाने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है और पर्सन किस कंडीशन में चला जाता है, शॉक की कंडीशन में चला जाता है। तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, शॉक की कंडीशन में चला गया तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है उनको नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, पर्सन की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम भी बोलते हैं, और जिसका सीवियर कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसका डेथ। तो हेमरेजिक फीवर्स आपको डेंगू फीवर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्वेसनर फॉरेस्ट डिजीज जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जापानीज एंसेफेलाइटिस में नाम से क्लियर है, ये किसका इन्फेक्शन होगा, आपके ब्रेन का इन्फेक्शन होगा। ठीक है, जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस के द्वारा, और किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, ये किसके द्वारा स्प्रेड होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा। ठीक है, तो कैसनर फॉरेस्ट डिजीज जो है इसमें भी हेमरेजिक फीवर होगा। ठीक है, और किसके द्वारा होता है, इसमें जो पॉजिटिव एजेंट है वो एक वायरस है। हालांकि क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये चारों जो ऑप्शन आपको दिए हैं वो कैसे हैं, वायरल डिजीज है। वो क्या है, वायरल डिजीज। ये जो चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो क्या है, आपके वायरल डिजीज है। तो ये वायरस के द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोफाइसेलिस। इसमें अलग अलग स्पीसीज होंगी, तो हीमोफाइसेलिस स्पीसीज के द्वारा ये इन्फेक्शन किया जाता है। और हीमोफाइसेलिस जो होता है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, टिक के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो जब ये टिक बाइट करता है तो उसकी वजह से कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज होती है। क्लियर है, तो नाम जो दिया गया है वो इसके एरिया वाइज, रीजनल वाइज दिया गया है कि जिस रीजन में इसका इमरजेंस देखा गया था वो क्या था, कैसनर फॉरेस्ट था, जहां पर ये इसको पहले डिटेक्ट किया गया और वहां पर ये अभी भी एंडेमिक कंडीशंस में है, उसको ध्यान में रखते हुए इसका नाम दिया गया है कैसनर फॉरेस्ट डिजीज। ठीक है, तो कैसनर फॉरेस्ट डिजीज टिक बाइट की वजह से होती है। ठीक है, और
टिक बाइट की वजह से इन्फेक्शन होता है और किस वायरस के द्वारा स्प्रेड होता है, इमोफाइसलिस स्पीसीज के द्वारा इन्फेक्शन होता है और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हेमरेजिक फीवर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय टिक। टिक के द्वारा कौन सा इन्फेक्शन होता है? तो हम अगर देखें तो तीनों जो इन्फेक्शन होते हैं, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, डेंगू फीवर एंड येलो फीवर, ये आपको मॉस्किटो बाइट के द्वारा स्प्रेड होते हैं, जबकि कैसनोर फॉरेस्ट डिजीज जो होती है वो टिक बाइट के द्वारा स्प्रेड होती है। डीएसएसबी का क्वेश्चन पूछा गया है और अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है, ईएसआईसी के अंदर ये पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सेफ। निम्न में से कौन सा मेथड सेफ है फॉर डिस्पोजल ऑफ मर्करी। मर्करी जो होता है, पारा जो होता है, वो उसको मैनेजमेंट करने के लिए कौन सा मेथड सेफ है? ये आपको पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में पूछा गया है। ठीक है, मर्करी जो होता है एचजी पारा, ये आपको पता है कैसा होता है, टॉक्सिक होता है। अगर इसका थोड़ा सा भी पार्ट ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल बॉडी में चला जाए तो उसकी डेथ हो सकती है और हो जाती है। ठीक है, हाईली टॉक्सिक मेटल होती है ये, तो इसके लिए इसका जो डिस्पोजल होता है वो बड़ी सेफली हमको करना चाहिए। तो क्या क्या तरीके, इनमें से कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा? वरी अंडर अर्थ, मतलब जमीन में गाड़ दो इसको, एक गड्ढा खोदा और उसमें जमीन में गाड़ दिया। लेकिन ये मेथड भी सेफ नहीं है, क्योंकि एक तो आपकी सॉइल को कंटामिनेट करेगा, एक्सीडेंटली अगर किसी एनिमल के कांटेक्ट में आ गया तो उसको ये डैमेज, उसको हार्म करेगा। इसके अलावा जब बारिश का टाइम होता है या किसी भी वजह से पानी के अंदर अगर ये मिक्स हो गया तो उस पानी को पीने की वजह से भी लोगों के अंदर हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम लोग नहीं रख सकते। कलेक्ट केयरफुली एंड रीयूज, इसको हम केयरफुली कलेक्ट करेंगे, मतलब सावधानी पूर्वक रखेंगे और इसका रिसाइकलिंग करेंगे हम इसको। ठीक है, ताकि हम इसको दोबारा से यूज कर सके। तो ये ऑप्शन एक बेस्ट मेथड हमारे लिए। ऑटोक्लेविंग एंड डिस्कार्डिंग, ऑटोक्लेविंग जो मेथड होता है उसमें हम हाई प्रेशर पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। किसी भी चीज को स्टरलाइज करने का तरीका, जर्म फ्री करने का तरीका है ऑटोक्लेविंग। लेकिन मर्करी जो होता है उसको हम इस तरीके से स्टरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बाई चांस फ्यूमिंग जनरेट होती है तो ये जो फ्यूमिंग होगी वो स्टाफ के लिए क्या होगी, हार्मफुल होगी। ठीक है, तो ऑटोक्लेविंग एंड डिस्कार्ड के द्वारा, ऑटोक्लेविंग के द्वारा हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि ऑटोक्लेविंग स्टरलाइजेशन का मेथड है और हमें क्या करना है, इसका डिस्पोजल करना है। तो ये मेथड नहीं है। ट्रीट विद केमिकल, केमिकल के साथ इसको ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि केमिकल के साथ हो सकता है ये कोई अदर एडवर्स रिएक्शन करे, तो केमिकल के साथ इसको ट्रीटमेंट नहीं करना। हम इसको, हमारे लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है इसमें, कलेक्ट केयरफुली एंड रीयूज। ठीक है, इसको हम कलेक्ट करेंगे केयरफुली, सेफली इसको हम स्टोरेज करेंगे और रिसाइकलिंग के द्वारा हम इसको रीयूज करने के लिए हम इसको तैयार करेंगे। क्लियर है? तो यहां पर आपका आंसर होगा क्या, कलेक्ट केयरफुली एंड रीयूज। नेक्स्ट इज मम्स प्रेजेंट्स विद ए क्लिनिकल फीचर्स ऑफ। मम्स जो होता है, आपको ध्यान है मैंने बताया था 3 डिजीज साथ बताई थी, मम्स, मिजल्स एंड रूबेला। ठीक है, इनके जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, पीपीटी बताया था आपको, पैरामिक्सोवायरस किसका, मम्स का एंड मिजल्स का, एंड रूबेला का क्या बताया था, टोगा वायरस। कौन सा वायरस फैमिली का है, टोगा वायरस फैमिली का, रूबेला। ठीक है, तो मम्स, मिजल्स एंड रूबेला, तो एक तो इसका पॉजिटिव एजेंट आपको क्लियर हो गया। ईएसआईसी के एग्जाम में ये पॉजिटिव एजेंट आपसे पूछा जा सकता है कि मम्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, पैरामिक्सो वायरस। क्लियर है? अब हम आते हैं सिम्टम्स की तरफ कि मम्स जो होता है वो आपके किसका इन्फेक्शन है, ग्लैंड का इन्फेक्शन। और कौन सी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है, जिनसे सलाइवा बनता है। ठीक है, जो कि ईयर के नीचे प्रेजेंट होती है, उनका इन्फेक्शन क्या है, जो कि आपके पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है, तो इनका इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, पैरामिक्सोवायरस, और डिजीज को अपन क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं फीवर विद एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या थायराइड ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है, नहीं होता, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मम्स में किसका इन्फेक्शन होता है, आपके सलाइवरी ग्लैंड का, और स्पेशली किसका, पैरोटिड ग्लैंड का।
क्लियर है। दूसरा है फीवर विद नॉन सपोरेटिव एनलार्जमेंट ऑफ वन और बोथ पैरोटिड ग्लैंड्स, आपकी एक या दोनों पैरोटिड ग्लैंड का नॉन सपोरेटिव इन्फेक्शन हो सकता है। नॉन सपोरेटिव इन्फेक्शन क्या होता है? नो पस फॉर्मेशन, मतलब ऐसा इन्फेक्शन जिसमें किसका फॉर्मेशन नहीं होगा? पस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन आपका फीवर विद सपोरेटिव एनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स। अब ये जो सी ऑप्शन आपको दिया गया है इसमें कहा गया है कि पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन होगा, तो सेकंड ऑप्शन में भी हमारे पास क्या है? पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक में कहा गया है नॉन सपोरेटिव एनलार्जमेंट और दूसरे में कहा गया है कि सपोर्टिव एनलार्जमेंट। तो सपोर्टिव का मतलब होता है पस फॉर्मेशन, क्या होगा? पस फॉर्मेशन। तो दोनों ऑप्शन अलग अलग हो गए। अब हमको दोनों ऑपोजिट ऑप्शन यहां पर मिल गए, इसका मतलब ऑप्शन इनमें से एक होगा, ठीक है। फीवर, कफ एंड एनलार्जमेंट ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं, लेकिन ये मतलब कंपलसरी कंडीशन नहीं है, ये ओकेजनली कंडीशन है कि अगर इन्फेक्शन स्प्रेड होता है पैरोटिड ग्लैंड से तो आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होंगी वो भी अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बाई चांस वाली कंडीशंस है, ठीक है, कॉमन कंडीशंस नहीं है। मेन जो हॉलमार्क फीचर्स है वो क्या है? आपका पैरोटिड ग्लैंड का एनलार्जमेंट। और दूसरा हॉलमार्क फीचर्स क्या है कि जो एनलार्जमेंट होता है वो कैसा होता है? नॉन सपोर्टिव होता है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई पस फॉर्मेशन नहीं होता। इस वजह से आपका आंसर क्या जाएगा? यहाँ पर बी जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। मम्स का हॉलमार्क फीचर्स क्या है? ये तो आपको पता है कि पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है, एनलार्जमेंट होता है, लेकिन वो एनलार्जमेंट कैसा होता है? नॉन सपोर्टिव होता है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई पस फॉर्मेशन नहीं होता। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्फेक्शन विच इज प्रेजेंट, एक इन्फेक्शन जो कि मौजूद है इन एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति में, बट नॉट सफिशिएंट, लेकिन इतना नहीं टू रिजल्ट इन ए डिजीज, कि एक बीमारी कर सके, तो उसको अपन क्या कहते हैं? अब देखिए यहाँ पे जो आपको दिया गया है वो दी गई है टर्म्स, आपको दिया गया लेटेंट इन्फेक्शन, क्लिनिकल इन्फेक्शन, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो इन टर्म्स को अपन वन बाय वन समझेंगे कि लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है, क्लिनिकल इन्फेक्शन क्या होता है, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन क्या होता है एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है। देखिए लेटेंट इन्फेक्शन में जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो किस कंडीशन में होता है? डोरमेंट कंडीशन में होता है। डोरमेंट मतलब होता है सुषुप्तावस्था, सुषुप्तावस्था हिंदी वर्ड है ये, मतलब सोई अवस्था में होता है। तो इसमें क्या होता है कि शरीर में पॉजिटिव एजेंट तो मौजूद होता है लेकिन कोई बीमारी नहीं करता, क्योंकि कैसा नहीं होता? एक्टिव नहीं होता। क्या नहीं होता? एक्टिव नहीं होता, सोया रहता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो अभी इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहा तो आगे भी नहीं करेगा, जैसे भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी हो सकता है वो एक्टिव हो जाए और आपके जो है बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर दे, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल है आपके लेटेंट इन्फेक्शन का चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वेरिसेला जोस्टर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वेरिसेला जोस्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो जब चिकन पॉक्स का ट्रीटमेंट हो जाता है तो भी कुछ उसके कुछ वायरल पार्टिकल जो हैं वो बॉडी के अंदर रह जाते हैं। किस कंडीशन में? डोरमेंट कंडीशन में रह जाते हैं, सुसुप्त अवस्था में रह जाते हैं। उसको अपन बोलते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। भविष्य में ये ह्यूमन के अंदर कौन सी डिजीज कॉज कर सकता है? सिंजेल्स, इसको अपन बोलते हैं। ह्यूमन के अंदर ये सिंजेल्स कॉज कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो बन जाता है फिर हर्पीज जोस्टर, हर्पीज जोस्टर बन जाता है, ठीक है। तो वेरिसेला जोस्टर जो होता है वो चिकन पॉक्स करता है और हर्पीज जोस्टर जो होता है वो सीजल्स करता है। दोनों एक ही कैटेगरी के वायरस हैं। वेरिसेला जोस्टर जो होता है वो भी जब लेटेंट कंडीशन में चला जाता है कि चिकन पॉक्स का ट्रीटमेंट हो गया, उसके बावजूद भी कुछ वायरल पार्टिकल्स जो हैं बॉडी के अंदर लेटेंट कंडीशन में चले जाते हैं और भविष्य में कभी भी ये रीएक्टिवेट होकर के किसमें चेंज हो जाते हैं? हर्पीज जोस्टर में बदल जाते हैं। और कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? सिंजेल्स कॉज करते हैं। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर लेटेंट इन्फेक्शन। क्लियर है। तो लेटेंट इन्फेक्शन में जो आपका पॉजिटिव एजेंट जो होता है वो डोरमेंट कंडीशन में होता है, सुसुप्तावस्था में होता है, एक्टिव नहीं होता है और इस वजह से वो कोई भी डिजीज कॉज नहीं करेगा। डिजीज कॉज कब कर सकता है? जब वो एक्टिव होगा। लेकिन अभी फिलहाल किस कंडीशन में? लेटेंट कंडीशन में। तो आपका आंसर ये नहीं होगा। ए ऑप्शन क्लियर है, ये आपका आंसर नहीं जाएगा। उसके बाद बात करें हम सेकंड ऑप्शन की, क्लिनिकल इन्फेक्शन। क्लिनिकल इन्फेक्शन क्या होता है? जिसमें आपका पॉजिटिव एजेंट जो होता है वो किस कंडीशन में होता है? एक्टिव फेज में होता है, ठीक है। एक्टिव होता है। एक्टिव का मतलब क्या होता है? रैपिडली
ग्रोइंग कंडीशन, मतलब ग्रो कर रहा है, अपने नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है। इसके अलावा आपके इम्यून सिस्टम को भी क्या कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, इम्यून सिस्टम जो है वो भी एक्टिव हो रहा है। इसके अलावा आपके साइन एंड सिम्टम्स भी अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। तो अपनी ग्रोथ कर रहा है, साथ के साथ आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है। इसके अलावा उसमें साइन एंड सिम्टम्स भी हमको क्या हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं। ऑब्जर्वेबल साइन एंड सिम्टम्स हमको दिखाई दे रहे हैं। साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे, ऑब्जर्वेबल, कि हमको दिखे, ठीक है। जैसे किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया तो उसको कफ आएगी, ठीक है, स्नीजिंग होगी, रेड एंड आई होंगी, आंखों में लाल जो है हो जाएगी, लैक्राइमेशन हो गया। तो ये कुछ सिम्टम्स ऐसे हो गए जो कि इंडिकेट करेंगे कि पर्सन को क्या है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। तो ये क्या है, आपके ऑब्जर्वेबल साइन एंड सिम्टम्स। तो ऑब्जर्वेबल साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे किसमें, क्लिनिकल इन्फेक्शन में। अब हम क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से दोबारा, नॉट सफिशिएंट टू रिजल्ट इन ए डिजीज। मतलब अगर हम क्लिनिकल इन्फेक्शन की बात करें तो क्लिनिकल इन्फेक्शन क्या होता है, एक प्रकार की सिम्टोमेटिक डिजीज होती है। क्या होती है, सिम्टोमेटिक डिजीज होती है, ठीक है। तो ये डिजीज का क्लासिफिकेशन है, दोनों ही कंडीशन है, सिम्टोमेटिक, क्लिनिकल इन्फेक्शन को अपन और क्या बोलते हैं, सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं, सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन बोलते हैं। और सब क्लिनिकल को अपन क्या कहेंगे, एसिम्टोमेटिक। क्या कहेंगे, एसिम्टोमेटिक, ठीक है। तो जिसमें सिम्टम आ रहे हैं वो गया सिम्टोमेटिक, और सब क्लिनिकल मतलब एसिम्टोमेटिक। अब नाम से क्लियर है, इतना डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिया तो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। तो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन क्या होगा, पहली बात तो एक्टिव होगा, रैपिड ग्रोइंग होगा, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, आपके इम्यून रेस्पॉन्स आएगा आपकी बॉडी से। लेकिन इम्यून रेस्पॉन्स इतना स्ट्रांग होता है, इम्यून रेस्पॉन्स इतना स्ट्रांग होता है कि आपकी बॉडी में नोटिसेबल साइन एंड सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है। क्लिनिकल इन्फेक्शन एंड सब क्लिनिकल इन्फेक्शन में किस बात का अंतर है कि क्लिनिकल इन्फेक्शन में आपको नोटिसेबल साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जबकि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन में नोटिसेबल साइन एंड सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये एसिम्टोमेटिक होता है। इसका एग्जाम्पल है हमारे सामने पोलियो। पोलियो के जो 95% केसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिम्टोमेटिक होते हैं। 5% केसेस ऐसे होते हैं जो कि कैसे होते हैं, सिम्टोमेटिक होते हैं। मतलब 95% मतलब अगर 100% इन्फेक्शन है, 100 बच्चों को इन्फेक्शन हुआ है पोलियो का, तो उसमें से 95 बच्चे तो ऐसे होंगे जिनके अंदर कोई सिम्टम्स हमको दिखाई नहीं देगा, वो इन्फेक्शन होकर के भी चला जाएगा, ठीक है। और बच्चों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर जाएगा, लेकिन कोई सिम्टम्स हमको नजर नहीं आएगा। तो 95% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर पोलियो के सिम्टम्स नहीं आते। केवल 5% ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिम्टम्स आते हैं, और उन 5% में भी 1% ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, डिसेबिलिटी होती है, अपंगता होती है, ठीक है, हैंडीकैपनेस होती है। तो आप देखिए इसका सीवियरिटी देखिए पोलियो वायरस की। मैक्सिमम जो केसेस हैं वो कैसे होते हैं, एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन जो डिसेबिलिटी कॉज करते हैं वो फिर पर्सन की पूरी लाइफ जो है उसको स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए पोलियो जो है उसको हम एक्सेसिवली एग्जैगरेटेड एफर्ट्स के द्वारा उसको रिड्यूस करने के जो एफर्ट्स चलाए जा रहे हैं ताकि उसको एलिमिनेट किया जा सके। और इंडिया से जो है वो पोलियो जो है अब एरेडिकेट हो चुका है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है किसका, आपके सब क्लिनिकल इन्फेक्शन का। तो 95% केसेस कैसे होते हैं, सब क्लिनिकल होते हैं। 5% केस कैसे होते हैं, क्लिनिकल होते हैं। तो ये 5% क्लिनिकल मतलब सिम्टोमेटिक हो गया, 95 सब क्लिनिकल मतलब क्या हो गया, एसिम्टोमेटिक हो गया। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन द सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, ठीक है, अमॉन्ग दिस कैटेगरी। सो नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर नॉट सफिशिएंट टू रिजल्ट इन ए डिजीज। अब नॉट सफिशिएंट मतलब इन्फेक्शन तो प्रेजेंट है, इन्फेक्शन प्रेजेंट है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन साइन एंड सिम्टम्स नहीं आ रहे, मतलब इतना एक्टिव नहीं है कि वो डिजीज प्रोड्यूस कर सके, तो उसको अपन क्या कहेंगे, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन कहेंगे। क्लियर है। बात करते हैं हम सेकेंडरी इन्फेक्शन की। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है कि ऑलरेडी एक इन्फेक्शन व्यक्ति के शरीर में मौजूद है, तो जो पहले इन्फेक्शन हुआ उसको अपन कहेंगे प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है। और सेकेंडरी इन्फेक्शन उसको कहेंगे जो कि किसी भी तरीके से प्राइमरी से रिलेटेड है, चाहे प्राइमरी की वजह से इम्यूनिटी डाउन हो गई हो जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया हो तो भी ये सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाएगा, ठीक है। या किसी भी अदर फैक्टर की वजह से जो कि प्राइमरी इन्फेक्शन से रिलेटेड हो, अगर कोई दूसरा इन्फेक्शन व्यक्ति के शरीर में होता है तो वो कहलाएगा क्या, सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट टर्म है, ये हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन से रिलेटेड जो टर्म्स है हमारी वो 3 ऑप्शंस ज्यादा मैच करते हैं, लेटेंट इन्फेक्शन, क्लिनिकल इन्फेक्शन एंड सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। तो जब हमने इनकी डेफिनेशन को समझ लिया
कि लेटेंट इन्फेक्शन होता क्या है, क्लिनिकल इन्फेक्शन होता क्या है, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता क्या है। तो क्या हमारे लिए इसको आंसर करना मुश्किल है? मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग्स है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इनको समझा है और डिफ्रेंशिएट किया है। तो अब मुझे लगता है कि आप इसका आंसर बता सकते हो। क्या है इसका आंसर? सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन ईयर। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI, ये जो है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव जो है वो कब आया था, कब लॉन्च हुआ था? तो इसको लॉन्च किया था 1991 में। ठीक है, तो अब आपके पास ऑप्शन है 1991। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यूनिसेफ एंड WHO का जॉइंट एफर्ट था। यूनिसेफ एंड WHO का जॉइंट एफर्ट था। 1991 में इसको लॉन्च किया गया था। किसको? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, जिसका एम क्या था? मेन एम क्या था? टू प्रमोट, इसका मेन एम क्या था? टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना। इसके अलावा डिलीवरी के बाद मैटरनल केयर को इंप्रूव करना। ठीक है, ड्यूरिंग द डिलीवरी एंड आफ्टर द डिलीवरी मैटरनल केयर, जो भी मदर को केयर प्रोवाइड दी जा रही है उस केयर को इंप्रूव करना। ठीक है, तो ये इसके दो मेन एम थे, जिसको ध्यान में रखते हुए BFHI बनाया गया था 1991 में। किसके द्वारा? WHO एंड यूनिसेफ के जॉइंट एफर्ट्स के द्वारा बनाया गया, जिसको कि इंडिया में कब लॉन्च किया गया? इंडिया में इसको लॉन्च किया गया था 1993 में। इंडिया में इसको कब लॉन्च किया गया था? 1993 में। तो ये दो डेट आपको याद रखनी है। 1991 में तो वर्ल्ड में WHO के द्वारा लॉन्च किया गया था, और लागू कब किया गया था इसको? इंडिया में 1993 में लागू किया गया था। तो आपका आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स मदर इन। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए एक तो ये प्रोग्राम है आपके BFHI, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। अब हमसे क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको करवाने के वजह से मदर को क्या क्या लाभ होते हैं। अगर मदर अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसकी वजह से उसको क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो बच्चे को तो बेनिफिट्स मिलेंगे ही, लेकिन साथ के साथ ब्रेस्ट फीडिंग कराने पर मदर को भी हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, और वो क्या क्या है तो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आपसे पूछा गया है एक्सेप्ट, मतलब तीन, तो इन चार ऑप्शंस में से तीन ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि बेनिफिट्स को इंडिकेट करेंगे, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि बेनिफिट से जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तीसरा है एक्ट एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, चौथा है हेल्प्स इन क्विक एंड अर्ली इन्वॉल्यूशन ऑफ यूटेरस। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, क्या ये सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल है? तो ऐसी कोई स्टडी नहीं देखी गई है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद सर्वाइकल कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है ये कि ये वाला जो बेनिफिट है वो हमको नहीं मिलता। बाकी प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मिलता है। ठीक है, बच्चा जो है जब ब्रेस्ट फीड सक करता है, ठीक है, तो उसके अंदर एस्ट्रोजन की कमी आती है। मदर के अंदर क्या हो जाती है? एस्ट्रोजन की कमी आ जाती है। तो ओवरऑल लाइफ टाइम एक्सपोजर जो है उसका मदर का एस्ट्रोजन के लिए कम हो जाता है, और जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसके अलावा एक्ट एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है कि बच्चा जब ब्रेस्ट मिल्क करता है, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड, लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड। इसमें क्या होता है, बच्चा जब शक करता है तो मदर के अंदर जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आने की वजह से जो होता है फर्स्ट जो 6 मंथ होते हैं उसमें प्रेगनेंसी होने की संभावनाएं भी 98% तक रिड्यूस हो जाती है। तो मतलब ये जो मेथड है वो कितना इफेक्टिव है? 98% इफेक्टिव मेथड है। ठीक है, लेकिन 2% जो है वो रिस्क पर है, मतलब इसकी वजह से प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन मोस्टली जो वीमेंस हैं वो अगर ब्रेस्ट फीड करते हैं तो अप टू 6 मंथ आफ्टर द डिलीवरी दिस मेथड वर्क्स वेल। ठीक है, एंड इट अवॉइड्स द repregnancy, so it acts as a contraceptive methods. Next is helps in quick and early involution of the uterus. Yes, involution of uterus क्या होता है? It is returning of uterus to its previous condition. ठीक है,
ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो यूट्रस में चेंजेस होते हैं बच्चे के बियरिंग से रिलेटेड, जो भी उसको सपोर्ट करने के लिए जो भी चेंजेस होंगे आफ्टर द डिलीवरी अप टू 6 वीक्स, 6 सप्ताह तक यूट्रस के अंदर रिवर्स चेंजेस होते हैं ताकि उसको प्री कंसेप्शनल कंडीशन में उसको लाया जा सके, डिलीवरी से पहले की जो कंडीशन थी वहां तक लाया जा सके, ठीक है, उस स्थिति में पहुंचा जा सके, उसको अपन बोलते हैं इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो यूट्रस के इजी इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये भी बेनिफिट्स आपको मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है। केवल क्या नहीं मिलता, प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। इस तरीके के स्टडीज अभी नहीं देखे गए हैं कि सर्वाइकल कैंसर का रिस्क ये रिड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो मदर्स को हेल्प करती है एक्सेप्ट किसके अलावा, तो प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स इन मदर कॉजेज। प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स जो है वो मदर में क्या काम करता है, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है उसका काम क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन। नाम से क्लियर है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मतलब लैक्टिन जो आपका मदर मिल्क है, मदर मिल्क है, उस मिल्क से पहले की जो कंडीशन है उसको अपन बोलेंगे प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो क्या कॉज करता है, आपके प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करता है। इजेक्शन ऑफ मिल्क जो होता है वो क्या करता, कौन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। कौन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। इजेक्शन ऑफ मिल्क मतलब प्रोडक्शन हो गया कहां पर, ग्लैंड्स के द्वारा। स्टोर कहां पर हो गया, एल्वियोलाई के द्वारा। स्टोर कहां पर होगा, एल्वियोलाई में, ठीक है। प्रोडक्शन हो गया आपके जो ग्लैंड्स हैं, मेमोरी ग्लैंड्स, उनके द्वारा प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। और स्टोर कहाँ हो गया, एल्वियोलाई के अंदर स्टोर हो गया। तो स्टोरेज ऑफ मिल्क कहाँ होगा, एल्वियोलाई के अंदर होगा। मिल्क डक्ट के द्वारा वो कहाँ तक पहुंचेगा, निपल तक पहुंचेगा। और उसके बाद ये जब बच्चे द्वारा इसको शक किया जाएगा तो मिल्क डक्ट के माध्यम से होते हुए ये बच्चे के मुंह तक जाएगा। तो इस इजेकुलेशन में कौन हेल्प करेगा, ऑक्सीटोसिन। कौन हेल्प करेगा, ऑक्सीटोसिन। तो इजेक्शन ऑफ मिल्क मतलब मिल्क को ब्रेस्ट से बाहर निकालना ताकि उसको बच्चे के मुंह में लाया जा सके, तो उसमें हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। लेकिन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन में कौन हेल्प करेगा, आपके प्रोलैक्टिन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज बेबी वेट, बेबी विथ बर्थ वेट। एक बच्चा जिसका वजन है कितना, 1000 to 2000 ग्राम आर टर्म्ड एज। सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको बर्थ वेट का क्राइटेरिया पता हो। हमारा जो नॉर्मल बर्थ वेट जो होता है वो होता है 2500 to 4000 किलोग्राम। इतना अगर बर्थ वेट है तो बच्चों को अपन क्या कहते हैं, नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। अगर 1500 to 2500 केजी है, सॉरी ये अपन करेंगे क्या, ग्राम, क्योंकि ये 2500 किलो तो ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ग्राम में इसको हम लेंगे 2500 ग्राम का मतलब कितना हो गया, 2.5 किलो हो गया। 2.5 किलो से 4 किलो के बीच का बच्चा है उसको अपन नॉर्मल मानेंगे। 1500 मतलब कितना हो गया, 1.5 किलो से 2.5 किलो के बीच का। 1.5 किलो से 2.5 किलो के बीच का अगर बच्चा है तो उसको अपन क्या मानेंगे, उसको अपन मानेंगे लो बर्थ वेट, ठीक है। और अगर 1000 to 1500 ग्राम का बच्चा है मतलब 1 किलो से 1.5 किलो का, इसको अपन मानेंगे वेरी लो बर्थ वेट। और अगर लेस देन 1000 ग्राम मतलब 1 किलो से भी अगर कम का बच्चा है उसको अपन मानेंगे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट जो है वो कब होगा, जब 1000 से कम है। 1000 से 1500 के बीच में उसको अपन क्या मानेंगे, वेरी लो बर्थ वेट। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, 1000 to 2000 मतलब 1 किलो से 2 किलो के बीच का बच्चा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये रेंज जो है वो बीच की मिसमैच कर रही है, लेकिन 1000 की रेंज इन्होंने दी है तो इसको अपन क्या लेकर के चलेंगे, वेरी लो बर्थ वेट बेबीज, ठीक है। लो बर्थ वेट बेबीज का होता है अगर 2.5 किलो से कम या 1.5 किलो से ज्यादा। और स्मॉल फॉर डेट बेबी, स्मॉल फॉर डेट बेबी का मतलब होता है कि जितना एक्सपेक्टेड वजन होना चाहिए उस पर्टिकुलर डेट तक, उस डेट पे उतना वजन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एक डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है कि जो जेस्टेशनल एज है बच्चे की उसके अकॉर्डिंग बर्थ वेट नहीं है।
तो वो एक्सप्लेन अलग करती है, लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो क्या है, बर्थ वेट। बर्थ वेट जन्म के टाइम पर कितना वेट होना चाहिए, क्लियर। तो ये बच्चे का ग्रोथ पैरामीटर है, स्मॉल फॉर डेट बेबी। ये बच्चे का ग्रोथ पैरामीटर है कि बच्चा जो है वो जो फीटस जो है वो नॉर्मल ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन जन्म के टाइम पर उसका क्या कितना वजन है वो हम इन टर्म्स के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं, लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट एंड एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज, क्लियर है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, बी। नेक्स्ट इज प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज पीपीएच क्या होता है, आफ्टर द डिलीवरी, ब्लीडिंग रुकने के बाद अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं पीपीएच। कितने टाइम के अंदर होती है वो पीपीएच, उसको अपन कहेंगे, अगर 24 आवर्स के अंदर अगर पीपीएच होता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो टाइमिंग है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर अगर ये स्टार्ट होती है तो उसको अपन पीपीएच कहेंगे। नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम्स, मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम्स जो है वो WHO के द्वारा एफर्ट्स लेकर के इसको स्टार्ट किया गया था ताकि ग्लोबली मलेरिया को एरेडिकेट किया जा सके, ठीक है। तो वो किस सन में स्टार्ट हुआ था, 1953 में हुआ था, 1958 में हुआ था, 1970 में हुआ था, 2002 में हुआ था। तो अगर हम 1953 की बात करें तो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स मतलब उसका जो स्प्रेड हो रहा है, मलेरिया जो फैल रहा है, उस मलेरिया को फैलने से कैसे रोका जा सके, ठीक है। तो इसमें कई तरीके के कंट्रोल मेजर्स आएंगे, जैसे मॉस्किटो को कंट्रोल करना, ठीक है, या मॉस्किटो नेट का यूज करना, या पानी ऐसा यूज नहीं करना ताकि जहाँ पे मच्छर पनप सके। तो ऐसी स्थिति हटा देना जिससे मच्छर और उसके फैलने को रोका जा सके, ठीक है। तो स्प्रेड को रोकना ताकि नंबर ऑफ केसेस को रिड्यूस किया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके। तो वो एम था किसका, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स का, और ये लॉन्च हुआ था 1953 में। हम बात कर रहे हैं इरेडिकेशन प्रोग्राम्स की, तो इरेडिकेशन जो होता है इसको अपन क्या एम लेकर के चल रहे हैं, ग्लोबली इरेडिकेट करने का, ग्लोबली इरेडिकेट करने का। जैसे हमने ग्लोबली इरेडिकेट किसको कर रखा है अभी तक, स्मॉल पॉक्स को कर रखा है। स्मॉल पॉक्स को हमने ग्लोबली इरेडिकेट कर दिया, मतलब इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर किसी भी इंसान को ये बीमारी नहीं हो सकती। और ये डिक्लेयर कब हुआ था, 1980 में डिक्लेयर हुआ था। इसका लास्ट केस कब आया था, 1977 में। कहाँ आया था, सोमालिया में आया था। कहाँ आया था, सोमालिया में इसका लास्ट केस देखा गया था 1977 में। और उसके बाद 1980 में इसको ग्लोबली इरेडिकेट डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद से आज तक इसका कोई केस हमको देखने को नहीं मिला। तो हम यहाँ पर बात करें मलेरिया को भी हम क्या करना चाहते हैं, ग्लोबली इरेडिकेट करना चाहते हैं। और इसके लिए हमने क्या प्रोग्राम बनाया था, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो इरेडिकेशन और एलिमिनेशन दो टर्म होती हैं। जब हमें किसी भी डिजीज को किसी पर्टिकुलर एरिया से, रीजन से हटाना हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एलिमिनेशन। लेकिन जब हम उसको ग्लोबली हटाना चाहते हैं, पूरी दुनिया से हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, एरेडिकेशन। तो अब एलिमिनेशन का टाइम गया, हम किसकी बात करें, एरेडिकेशन की बात करें। तो नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम ये स्टार्ट हुआ था 1958 में। हालांकि हम देखेंगे कि काफी लंबा टाइम निकल चुका है, 1958 के बाद अभी 2024 आ चुका है, लेकिन अभी तक हम मलेरिया के केसेस को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाए, ठीक है। एक लंबा प्रोग्राम ये चल गया है, और हो सकता है आने वाले टाइम में जल्दी हमको ये इरेडिकेट कंडीशन में देखने को मिले, लेकिन अभी भी एफर्ट्स जारी हैं ताकि मलेरिया को हम इरेडिकेट कर सकें, क्लियर है। तो दो डेट्स आपको यहाँ पर याद रखनी है, 1953 एंड 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस फाइंडिंग इन आरएनटीसीपी। आरएनटीसीपी ये है क्या, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम था उसको रिवाइज करके क्या बना दिया गया, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम्स। किस पर आधारित है, तो इसमें हमने किस पर फोकस किया है, केस फाइंडिंग्स पर, कि केस हमारे पास हॉस्पिटल में आए, उससे अच्छा हम इस केस को कम्युनिटी में जाकर के ढूंढें। और कम्युनिटी में केस को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, स्पुटम कल्चर, ठीक है। स्पुटम माइक्रोस्कोपी जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, लेबोरेटरी के अंदर एक्सरे टेस्ट भी हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा मांटुक्स टेस्ट या पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मांटुक्स टेस्ट क्या होता है, इसको अपन स्किन ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, प्रोटीन
प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो होता है इसका, टॉक्सिन्स जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टॉक्सिन्स, ठीक है, उसको अपन स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं सबक्यूटेनियसली, और उसके बाद अपन इसका रिजल्ट्स देखते हैं 48 टू 72 आवर्स आफ्टर, 2 से 3 दिन के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट जो होता है वो इंडिकेट करता है, पॉजिटिव रिजल्ट जो होता है वो ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसके द्वारा भी हम कर सकते हैं, लेकिन तीनों टेस्ट जो है वो कैसे हैं, लेबोरेटरी टेस्ट हैं, और कम्युनिटी के अंदर लेबोरेटरी टेस्ट को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, इजी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको सैंपल कलेक्ट करके फिर लैब तक भेजने पड़ेंगे। तो इजी मेथड क्या है वहां पर, सॉरी, ये जो स्पुटम कल्चर है ये आपका लेबोरेटरी में हो पाएगा। इजी ऑप्शन क्या है आपका, स्पुटम माइक्रोस्कोपी, मतलब आपने पेशेंट से स्पुटम कलेक्ट किया और आप माइक्रोस्कोप के द्वारा आपने उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि इसका पॉजिटिव एजेंट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो इसका पॉजिटिव एजेंट है, उस पॉजिटिव एजेंट को हम माइक्रोस्कोपी के द्वारा ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो स्पुटम माइक्रोस्कोपी जो है वो एक बेस्ट मेथड है कम्युनिटी के अंदर स्क्रीन करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट, ह्यूमन मिल्क जो होता है वो किस में रिच होता है, सभी में रिच होता है, केवल एक को छोड़ करके। तो ये आपको सीधा डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए कि ह्यूमन मिल्क जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता, आयरन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्या प्रेजेंट नहीं होता, आयरन। ह्यूमन मिल्क के अंदर आयरन नहीं पाया जाता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्लियर है। तो ह्यूमन मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट, क्या नहीं मिलता ह्यूमन मिल्क में, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेफ स्ट्रेटेजी इज रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ ट्रैकोमा, ट्रैकोमा जो होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा फैलेगा, ट्राइकोमोनास, किसका इन्फेक्शन है, ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन है। किस पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, पॉजिटिव एजेंट ट्राइकोमोनास, किसका इन्फेक्शन है, ये आई का इन्फेक्शन है, ठीक है। और आई जो लिड होती है, कंजक्टिवा होती है, उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, स्कार बनाता है, स्कार फॉर्मेशन करता है, और क्या ले जाता है, ब्लाइंडनेस, ठीक है, अंधापन, लोगों को अंधा बना सकता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट होना जरूरी है। लेकिन ये जो ब्लाइंडनेस है इसको अपन क्या कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट के द्वारा प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन की वजह से क्या हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, ट्रैकोमा बोलते हैं, ठीक है। और इस इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये कैसी ब्लाइंडनेस हो गई, प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस होगी, कैसी ब्लाइंडनेस हो गई, प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस होगी, मतलब ऐसी ब्लाइंडनेस जिसको कि अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस हो गई, और ये जो है वो क्या है, लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस का लीडिंग कॉज क्या है, ट्रैकोमा। तो ये हमने ट्रैकोमा के बारे में एक ब्रीफ समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं सेफ स्ट्रेटेजी क्या है, ट्रैकोमा को लेकर के सेफ स्ट्रेटेजी क्या है, SAFE, सर्जरी, सर्जरी आपको करनी है। जो सीवियर केसेस है जहां पर स्कार फॉर्मेशन हो चुका है, कंजक्टिवा जो है वो हार्ड हो रही है, उसको अपन सर्जरी करके रिमूव कर सकते हैं। दूसरा है एंटीबायोटिक्स, मास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो भी कम्युनिटी के लोग हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे, ताकि इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है उसको फैलने से रोका जा सके, ठीक है। उसके बाद है आपका F मतलब फेशियल क्लीनिनेस, चेहरा हाथ मुंह धो करके रखना है, सफाई रखनी है चेहरे की, ताकि इन्फेक्शन एक से दूसरे तक नहीं फैले। और E का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंटल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन। तो ये 4 इसके स्ट्रेटेजी हैं जिसको कि अपन सेफ स्ट्रेटेजी के नाम से जानते हैं, सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, फेशियल क्लीनिनेस एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, ये आपको मेंटेन करनी है। तो अब हम से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है सेफ स्ट्रेटेजीज में सभी शामिल हैं, केवल एक को छोड़ करके। सेफ स्ट्रेटेजीज रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ ट्रैकोमा, सेफ कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट, सेफ जो है उसमें सभी कंपोनेंट मौजूद हैं केवल एक को छोड़ करके, और वो क्या है, एनुअल आई चेकअप। ये एनुअल आई चेकअप जो है वो इसका कंपोनेंट नहीं है, हालांकि एनुअल आई चेकअप होना चाहिए ताकि आई के अंदर अगर कोई भी डिजीज जो है मौजूद है या कोई डेवलप हो रही है तो वो उसके बारे में हमको पता लगाया जा सके, ठीक है। तो ये एक आपके
हेल्दी आइज के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेफ स्ट्रेटेजीज का ये पार्ट नहीं है। और हमसे क्या पूछा गया है, सेफ स्ट्रेटेजीज पूछी गई है। तो यहाँ पर ए का मतलब क्या है, एंटीबायोटिक्स का यूज करना ताकि स्प्रेड को रोका जा सके, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रैकोमा के स्प्रेड को रोका जा सके। क्लियर है? तो आपका आंसर होगा क्या यहाँ पर, बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे विनायक नर्सिंग एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप हमारा ऑल इन वन प्लान परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। वीडियो के थंबनेल में आपको नंबर दिया हुआ है 9950755186, ठीक है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स का डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। विनायक नर्सिंग एकेडमी आप जो ऐप है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो फीस है हमारी पूरे एक साल के लिए वो है 1499, 1500 रुपये में आपको एक साल में क्या क्या देखने को मिलेगा, डेली वीडियो लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि कैसे होंगे, रिकॉर्डेड होंगे, ठीक है। इसके अलावा फ्री पीडीएफ नोट्स का ऑप्शन भी आपको फ्री में दिया जाएगा। इसके अलावा आपको एमसीक्यूज जो है वो भी आपको साथ में अवेलेबल करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ये पैकेज हमारा एक कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव पैकेज है जो कि आपको बहुत ही कम कीमत में 1500 रुपये पर ईयर में आपको दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में और अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए तो जो नंबर मैंने आपको बताया था उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थंबनेल में आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक यू।